एक हम ऐसे पुस्तक की अध्ययन करेंगे जो आपके दिल और दिमाग दोनों को खोल कर रख देगा। आपको खुद से तय करना है कि यह इतिहास की पुस्तक है या राजनीति की पुस्तक है या हमारे सांस्कृतिक विरासत की पुस्तक है, जिसको हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ये किताब अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, चाहने वालों के बीच, पढ़ने वालों के बीच प्रस्तुत करें, जिससे कि उनका ज्ञानार्जन हो सके। धन्यवाद। तो हम आइए बिना 1 मिनट की देरी किए हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो ये हमारा पहला विषय है विषय प्रवेश, प्राचीन भारत और उसकी प्राचीन संस्कृति। भारत की प्राचीन सभ्यता स्पष्ट रूप से एक सीमांकित उपमहाद्वीप में उदित हुई, जिसकी उत्तर दिशा को संसार की विशालतम एवं सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हिमालय की श्रृंखला घेरे हुए है, जो अपने पूर्वी तथा पश्चिमी विस्तारों के साथ भारत को शेष एशिया तथा संसार से पृथक करती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे भारत देश की सीमा उत्तर में हिमालय है, पर्वत श्रृंखला है, जो अपने पश्चिम और पूर्वी विस्तार, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और पूरब में आराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो कि बर्मा में है, जो कि हमारे शेष एशिया से भारत को अलग करती है। अवरोध की यह श्रृंखला कभी भी अलंघ्य नहीं रही। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके कई लोग आए और गए भी हैं, यानी इसे कई बार लांघा जा चुका है। सभी युगों में परिवासी यानी कि आने जाने वाले लोग एवं व्यापारी दोनों ही ऊंचे और निर्जन दर्रों के मार्ग से भारत में आते रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि आने वाले दो ही लोग होते हैं मुख्य रूप से, एक तो व्यापारी और दूसरे जो परिवासी होते हैं, यानी कि जो परिभ्रमण करने वाले लोग हैं, जो इधर से उधर आते जाते रहते हैं। वो संकीर्ण दर्रों यानी कि जो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है उसे दर्रा कहा जाता है, उसके जरिए आते एवं जाते रहे हैं। जबकि भारतीयों ने भी व्यापार और संस्कृति का विस्तार अपनी सीमाओं के बाहर इन्हीं मार्गों से किया। भारत की पृथकता किसी समय में भी पूर्ण नहीं रही। इसकी अपूर्व सभ्यता के विकास पर पर्वत श्रेणियों के प्रभाव का मूल्यांकन प्रायः आवश्यकता से अधिक किया गया है। भारत के हिमालय पर्वत का महत्व उसे पृथकता प्रदान करने में उतना नहीं है जितना कि इस सत्य में है कि वह उसकी दो महान सरिताओं का उद्गम स्थल है। दो महान सरिता मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और वह भारत में आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के रास्ते प्रवेश करते हुए बांग्लादेश के रास्ते आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी नदी गंगा नदी, जो कि पूरे उत्तर भारत की संपूर्ण जीवनदायिनी है, वो गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। वर्षा ऋतु में बादल उत्तर और पश्चिम की ओर उमड़ते हुए अपनी समस्त आर्द्रता इसके ऊंचे शिखरों पर उड़ेल देते हैं, जहां से सतत द्रवित हिम द्वारा पोषित असंख्य धाराएं दक्षिण की ओर बहती है। सिंधु तथा गंगा की महान सरिता प्रणालियों में मिल जाती है और अपने मार्ग में वे कश्मीर और नेपाल की घाटियों से जैसे छोटे और उपजाऊ पठारों में होकर बड़े मैदानों में निकलकर बहने लगती है। सिंधु नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है, और गंगा नदी के बारे में तो हमने अभी चर्चा कर ही ली है। इन दो सरिता प्रणालियों में सिंधु, जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान में है, आदिम सभ्यता का केंद्र रही है। हम सभी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में परिचित हैं। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। इन दो सरिता प्रणालियों में से सिंधु नदी, जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान में है, आदिम सभ्यता का केंद्र रही है। इसी से देश को हिंदुस्तान नाम प्रदान किया। पंजाब का उपजाऊ मैदान, जिसे सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास
अपलावित करती है, यानी कि मुख्य रूप से ये नदियाँ बहती है। ईसा से 2 सहस्त्र वर्ष पूर्व, मतलब कि 2000 वर्ष पूर्व, यह उच्च सभ्यता का केंद्र रहा है, जो सिंधु के निचले मार्ग द्वारा समुद्र तक फैल गई। सिंधु नदी का निचला भाग, जो अब पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, अब उजाड़ मरुस्थल मरुभूमि से होकर बहता है। यद्यपि यह किसी समय भली प्रकार जल प्लावित उपजाऊ क्षेत्र था। थार अथवा राजस्थान का मरुस्थल तथा छोटी छोटी पहाड़ियां सिंधु तथा गंगा के मैदानों को विभाजित करती है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम का सिंचित भाग कम से कम ईसा से 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व घमासान युद्धों का रंगमंच रहा है। ऐसा हम महाभारत काल को देख करके कह सकते हैं। गंगा के मैदान का अर्ध पश्चिमी भाग सदैव से भारत का आकर्षण का केंद्र बना रहा है। गंगा के मैदान का अर्ध पश्चिमी मतलब कि आधे से पश्चिम का भाग, यानी कि हस्तिनापुर का इलाका हुआ, दिल्ली का इलाका हुआ। भारतवासी इस नदी को सिंधु नाम से जानते थे और फारसवासियों ने स के उच्चारण में कठिनाई होने के कारण इसे हिंदू कहकर पुकारा। फारस से यह शब्द यूनान देश में पहुंचा, जहां सारा भारत देश इस पश्चिमी नदी से विख्यात हुआ। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू वृक्ष का महाद्वीप अथवा भारतवर्ष पौराणिक सम्राट भरत के पुत्रों का देश के नाम से पुकारते थे। अंतिम नाम आंशिक रूप से वर्तमान भारत सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। मुस्लिम आक्रमण के समय फारसी नाम हिंदुस्तान के रूप में आया और प्राचीन धर्म को मानने वाले निवासी हिंदू कहलाए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक भौगोलिक सीमा के विस्तार की जानकारी देता है जो समस्त निवासियों को डिकोड करता है। इसको में हम आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में दिल्ली से पटना तक का भाग, जिसमें दोआब तथा अथवा गंगा, इसकी सहायक नदी यमुना के मध्य का प्रदेश सम्मिलित है, सदैव से भारत का महत्वपूर्ण स्थल रहा है। इस प्रदेश में जो कभी आर्यावर्त अर्थात आर्यों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध था, भारत की शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण हुआ था। अद्यपि पीढ़ियों से चली आ रही कृषि की वैज्ञानिक प्राचीन परिपाटी, वृक्ष उन्मूलन, कुछ अन्य बातों ने अब इसकी उर्वरा शक्ति को छीन कर दिया है। यद्यपि पहले कभी यह संसार के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से था। इसने कृषि प्रारंभ होने के समय से ही अपनी उपज के द्वारा एक विशाल जनसंख्या का भरण पोषण किया है। बंगाल में गंगा अपने मुहाने पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसने ऐतिहासिक काल में भी समुद्र तट पर पर्याप्त अधिकार रखा है। यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जो तिब्बत से भारतीय संस्कृति के सुदूर पूर्व केंद्र असम की घाटियों से होकर बहती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यह पटना तक का जो मैदान है, यह कई नदियाँ जैसे सोन नदी, गंडक नदी और गंगा, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिसके मैदानों से होकर बहती हुई है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और यह आज भी उपजाऊ ही है, बशर्ते कुछ इसकी अब पहले जैसी बात अब नहीं रह गई है। अब रासायनिक खादों के बल पर ही खेती होती है, लेकिन सिंचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ खेती अभी भी जारी है। यह बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर के एक डेल्टा बनाती है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का एक रिजर्वायर भी है। बड़े मैदान का दक्षिणी भाग एक पर्वतीय भूकटबंध है, जो विंध्याचल की श्रृंखलाओं तक फैला है। ये किसी भी प्रकार हिमालय की श्रेणियों के समान प्रभावशाली नहीं है, परंतु ये प्राचीन काल में हिंदुस्तान के नाम से उत्तरी भाग, बौद्धा डक्कन जिसका दक्षिणी भाग नाम के प्रायद्वीप को मध्य एक रोक का कार्य करती थी। मतलब यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजन का काम करती थी। यह उतना महत्वपूर्ण हिमालय जैसा नहीं है, इसका कारण इसकी ऊंचाई है। इसलिए दक्षिण के अधिकांश भाग शुष्क एवं पर्वतीय पठार हैं। दक्षिण का जो भारत का भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत है और इसके मध्य में विंध्याचल है। इसकी कई श्रेणियां हैं, जिसमें राजमहल की श्रेणी, छोटा नागपुर की श्रेणी, ये पठारी इलाका है
और यह अर्ध शुष्क है। दक्षिण का अधिकांश भाग शुष्क एवं पर्वतीय पठार है, जो दोनों ओर पश्चिमी और पूर्वी घाटों की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो दो भागों में उप विभाजित है, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। ये दोनों पठार के किनारे वाले भाग हैं, इसलिए इसे हम पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिम को पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। इसकी पश्चिमी घाट में मुख्य श्रेणियों में है आपको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और पूर्वी में महेंद्र पर्वत। अतः दक्षिण की अधिकतर नदियां जैसे तथा पूर्वी घाटों की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसमें दोनों श्रेणियों में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। अतः दक्षिण की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहकर समुद्र में मिलती है। केवल दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और अपने मुहाने के समीप दक्षिण की नदियों से में होकर बहती हुई, जो गंगा के मैदान से छोटे हैं परंतु जनसंख्या में लगभग उन्हीं के समान है। प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग एक बड़ा मैदान है जो तमिल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी अपनी कभी संस्कृति थी, जो आज भी पूर्णतः उत्तरी भाग से संस्कृति में सामंजस्य नहीं रखती। दक्षिणी भारत के द्रविड़ आज भी ऐसी भाषाएं बोलते हैं जिनका उत्तरी भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। दोनों भाषाओं के वर्ग पृथक हैं, फिर भी उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं के बीच पर्याप्त पारस्परिक सम्मिश्रण रहा है। भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका भी भारत का ही विस्तार है। इसके उत्तरी मैदान दक्षिण भारत के मैदानों के तथा मध्य के पश्चिम घाट के समरूप है। यह उपमहाद्वीप उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कुमारी अंतरी यानी कन्याकुमारी तक लगभग 2000 मील लंबा है और इसकी जलवायु में अतीब भिन्नता पाई जाती है, मतलब कि बहुत डिफरेंस है। हिमालय क्षेत्र शीत प्रधान है, जिसमें यदा कदा हिमपात भी हो जाता है। उत्तरी मैदान जाड़ों में ठंडे रहते हैं, दिन और रात के तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु प्रायः असह्य होती है। ऋतु के अनुसार दक्षिण के तापमान में कम परिवर्तन पाया जाता है, क्योंकि यह समुद्र के नज़दीक है। यद्यपि पठार के ऊंचे भागों में शरद ऋतु में रातें शीतल होती है। तमिल प्रदेश निरंतर गर्म रहता है, परंतु इसका तापमान उत्तरी मैदानों के ग्रीष्म के तापमान के समान कभी भी नहीं बढ़ता। भारतीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मानसूनी वर्षा है। पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के कुछ भागों के अतिरिक्त अक्टूबर से मई तक केवल नाम मात्र की वर्षा होती है। अतः कृषि संबंधी कार्य नदियों एवं तथा अन्य स्रोतों के जल पर विधिवत नियंत्रण से हो सकता है। शीतकालीन उपज सिंचाई के द्वारा ही संभव है। अप्रैल मास के अंत तक फसल पक जाती है। गर्मियों में मैदानों का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा इससे भी अधिक बढ़ जाता है। तीव्र लू चलने लगती है, पतझड़ होने लगता है, घास पूर्णतः झुलस जाती है, वन्य पशुओं की जलाभाव से अधिक संख्या में मृत्यु होने लगती है, कार्य में शिथिलता आ जाती है तथा दिन में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उत्तरी मैदान का दिन जो है गर्मियों में बहुत गर्म होता है, रातें थोड़ी शीतल होती है। ये हम आगे विस्तार से इसके बारे में, ये मौसम की घटनाएं हैं, प्राकृतिक विन्यास की बातें हैं, ये हम भूगोल में चर्चा करेंगे। भारतीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मानसूनी वर्षा है। पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के कुछ भागों के अतिरिक्त अक्टूबर से मई तक केवल नाम मात्र की वर्षा होती है। तब सुदूर गगन में मेघ दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जब गर्मियों के मौसम खत्म होने के कगार पर होते हैं और बरसात की शुरुआत हो जाती है। ऐसा केरल से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होता है और यह अमूमन 1 से 10 जून के बीच होता है। अतः जून मास में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है और वायुमंडल गर्जन तर्जन से ध्वनित हो उठता है, मतलब कि मेघ पड़ना, बादल गरजना शुरू हो जाता है। तापमान शीघ्रता से कम हो जाता है और
थोड़े ही समय में वसुंधरा यानी धरती फिर से हरी भरी हो उठती है। पशु पक्षी तथा कीटाणु पुनः प्रकट हो जाते हैं। वृक्ष नव पल्लव धारण करते हैं यानी कि नए पत्ते आ जाते हैं। पृथ्वी दुर्वा छादिता हो जाती है मतलब कि दुर्वा घास एक होती है जो उगाती है। थोड़े थोड़े विराम के उपरांत मूसलाधार बारिश वर्षा 2 मास तक निरंतर होती रहती है। तत्पश्चात धीरे धीरे समाप्त होती है। वर्षा के दिनों में यात्रा और अन्य बाह्य कार्य करना दुरूह हो जाता है। प्रायः वर्षा ऋतु के बाद महामारियों का प्रकोप भी होता है, परंतु इन कठिनाइयों के होने के बाद पर भी भारतीय विचारधारा में मानसून के आगमन का उतना ही स्वागत होता है जितना यूरोप में बसंत आगमन का। ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात से ही भारत में धान की खेती होती है जो यहाँ की मुख्य फसल है, और बगैर धान के यहाँ के लोगों का तो जीवन मुश्किल है। यूरोप में साधारणतः मेघों की गर्जन और बिजली की कड़क अशुभ लक्षण माने जाते हैं, परंतु भारतीयों के लिए वे भय का कारण न बनकर हृदय में वर्षा के प्रति स्वागत की भावना उत्पन्न करते हैं, जो कल्याण और सौभाग्य सूचक समझे जाते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत में प्रकृति की स्थिति और भारत का मानसून पूर्णतः आश्रित देशवासियों के चरित्र गठन में सहायक हुआ है। आज भी बाढ़, अकाल एवं प्लेग जैसे महान प्रकोपों का सामना कठिन है। अतीत में तो उसका नियंत्रण प्रायः असंभव ही था। अनेक अन्य पुरातन सभ्यता वाले देशों जैसे यूनान, रोम, चीन के निवासियों को कठोर शीत से संतुष्ट होना पड़ता था, जिससे उनमें दृढ़ता और साधन संपन्नता की प्रेरणा मिली। इसके विपरीत भारत के ऊपर प्रकृति का बृहदहस्त मतलब की छाया थी, जो मानव को जीवन यापन की सामग्री देकर प्रतिकार में कुछ भी आशा नहीं करती, परंतु जिसे हम अपने भीषण प्रकोप से में किसी भी मानव प्रयत्न द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। अतः यह कहा जाता है कि भारतीय चरित्र इसी कारण शांति प्रिय एवं भाग्यवादी तथा जीवन के सुख दुख को बिना किसी आपत्ति के सहन करने का अभ्यस्त बन गया है। इसमें संदेह है कि यह निर्णय कहाँ तक उचित है। यद्यपि जीवन के प्रति शांति प्रियता का तत्व प्राचीन भारतीय विचारधारा में निश्चित रूप से विद्यमान था और आज भी है, परंतु नीतिज्ञों ने इसे कदापि स्वीकार नहीं किया। प्राचीन भारत तथा लंका के महान साहसिक कार्य, उनके सिंचाई के महान साधन, भव्य मंदिर एवं विशाल क्रमबद्ध सैनिक आक्रमण देशवासियों की निष्क्रियता की ओर संकेत नहीं करते हैं। यदि भारतीय चरित्र पर जलवायु का कोई प्रभाव रहा है तो हमारा विश्वास है कि यह सुविधा और सरलता के प्रति प्रेम का विकास, अर्थात प्रकृति द्वारा मुक्त रूप से प्रदत्त सरल आनंद के प्रति आसक्ति ही है। इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक सही आत्म त्याग और संन्यास की भावना, दूसरी ओर समय समय पर कठोर श्रम साध्य की चेष्टा रही है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम अगले में इसी चैप्टर का विषय प्रवेश प्राचीन भारत एवं उसकी प्राचीन संस्कृति का अगला पैराग्राफ प्राचीन भारत की खोज पढ़ेंगे। धन्यवाद।